पैर और कमर के दर्द से कराहती हुई कमला देवी अपने बेटे के कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थी कि बेटा जैसे ही अपने कमरे से निकले और वह अपनी बात अपने बेटे के सामने रखे, क्योंकि बहू तो बहू ही है, वह तो उनकी बात ही नहीं सुनती। उनके मन से एक कोने में यह आस थी कि जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा है, उसे पालने में इतनी परेशानियां उठाई है, कम से कम वो तो उनकी परेशानियों को समझेगा। इसी पास में बैठी हुई थी क्योंकि कमला देवी को बहू को बेटा ने सीढ़ियों के नीचे छूटे हुए छोटे से जगह में सारा सप्लाई लगाकर स्टोर रूम का रूम दे दिया था, जिसमें न तो हवा के लिए कोई पंखा था और न ही रोशनी के लिए कोई बड़ा बल्ब था। एक छोटा सा टिमटिमाता सा बल्ब लगा दिया गया था, जो कभी जलता तो कभी अपने आप ही बुझ जाया करता। तभी कमला देवी का छोटा बेटा दीपक बाहर निकला। कमला देवी बोली, बेटा यहाँ दिन के समय भी अंधेरा सा लगता है, यह बल्ब भी कभी जलता है और कभी भी नहीं जलता। कोई अच्छा सा बल्ब लगा दो बेटा, पूरी रात मच्छर सोने नहीं देते हैं। बहू से कहो ना, अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वहीं लगा दे। वह बोला, माँ सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइश और शिकायतें शुरू हो जाती है। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब तो दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। क्या जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही बात सब करती थी, उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान? छी छी, कैसे माँ है आप। कमला जी बोली, नहीं बेटा, मैं तो एक ऐसा सपना भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया है बेटा, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं मुझ में, और मैं अभी न बोलूं तो कब बोलूं। तुम तो मिलते ही नहीं हो, शाम में तुम थके हारे आते हो, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। जब मैं काम पर जा रही हूँ तो सोचिए मेरा क्या ही फ़ायदा होगा। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। काजल सुन रही हो? दीपक ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया और काजल बोली, हाँ आ रही हूँ। अरे मैं तो सोची आप चले गए होंगे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? दीपक बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए इन्होंने मुझे टोक दिया, अब न जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर दीपक मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। दीपक के जाते ही काजल कमला जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या आपको? सुबह होता ही नहीं कि आपकी किचकिच शुरू हो जाती है। न जाने एक महीना कब कटेगा और मैं आपको जेठानी जी के घर भेज दूँ। वहीं क्यों नहीं रह जाती, क्या परेशानी हो गई? कमला देवी बोली, बहू देखो तो, अभी सुबह के 9 बजे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं। मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती, कम से कम यहाँ अकेले तो नहीं रहती। काजल बोली, शुक्र मनाइए सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूँगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पढ़ी रहो। अगर कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो लगा दूंगी, अब मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद कमला जी खुशबू लेते हुए बोली, आज बहू ने ज़रूर कुछ अच्छा बनाया होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं कुछ अच्छा नहीं खाया है, आज भरपेट खाऊंगा। सोच सोचकर कमला जी मुस्कुरा रही थी। तभी काजल उनके लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मुढ़ी एल्युमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना वरना मक्खी भिन भिनाते हैं। कमला जी आशा
भरी नज़रों से बहू को देखी और बोली, बहू आज भी रोटी और वही रोटी दाल। बच्चे तो यह रोज़ नहीं खाते होंगे, न फिर मुझे क्यों हर रोज़ देती हो। काजल बोली, सबके लिए यही बना है। तभी अंदर से उसके बेटे की आवाज़ आई, माँ आज मेरे टिफ़िन में यही पनीर की सब्ज़ी और रोटी ज़्यादा डालना, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। काजल एक एक रुकी और बोली, दिन में यह लड़का सपने देख रहा है। वह तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है। चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वह चली गई। बेचारी कमला जी दाल में सूखी सूखी रोटी डुबा डुबा कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने यादों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ तो लोग उनके पति किशोर बहू से कह रहे थे कि किशोर बहू बहुत बधाई हो, अरे आपने तो छक्के पर छक्के मारा। किशोर बाबू और कमला देवी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वे किसानी करते थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में ही अपने लिए मकान बना लिया और एक किराने की दुकान खोल ली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, खुशियों से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 2 साल बाद कमला देवी ने फिर खुशखबरी दी। किशोर बाबू खुशी से फूले नहीं समाया थे जब दाई से ने आकर यह बताया, किशोर बाबू घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम ही लगते हैं। आखिर बुढ़ापे के सहारा बेटा ही तो बनते हैं। बेटियों का क्या है, यह तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएगी या फिर पराया घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएगी। किशोर बाबू बोले, ऐसा न कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं, बशर्ते उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसे ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा पंकज कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 2 साल बाद दीपक भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके कुछ साल बाद पंकज की शादी पायल से हो गई, जो कि एक पैसे वाले घर से थी, और दीपक की शादी अपनी पसंद की लड़की काजल से की। शुरू शुरू में तो दोनों दंपति की बड़ी देखभाल की और ननद से भी बड़ा प्रेम जताया। समय बीता। 2 साल बाद किशोर बाबू ने अपनी बिटिया ममता की शादी एक साधारण से परिवार में कर दी। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रहे थे। किशोर बाबू और कमला देवी अपने जीवन से पूर्णतः खुश थे, परंतु सच कहा है, किसी ने अपनी खुशी को अपनी ही नज़र लग जाती है। न जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। किशोर बाबू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है और फिर गलती हुई कहाँ, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ। एक रोज़ घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा किया। कमला देवी बोली, एक बार जांच पड़ताल कीजिए, बड़ी खाते को देखिए, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंडर काम करते हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उन्हें पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो यह देखा, दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे, यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सिंह लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा, अगर वे कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख बंद कर अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे, यह बात अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी। और एक दिन अचानक हृदयाघात की वजह से
उनकी मृत्यु हो गई। कमला देवी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक किशोर बाबू को हुआ क्या है, क्योंकि वह तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया ही लुट गई। कई महीनों तक वो कमला देवी एक कमरे में बंद रहती थी। मन को इतना आघात हो जो पहुंचा था। दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर खटपट शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे का सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही, लेकिन कमला देवी इस पक्ष में नहीं थी। ममता को जब इस बात का पता चला, उसने दोनों भाइयों से बहुत अनुरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते ही देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब एक सवाल मकान का, तो मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एक पूरा परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि कमला देवी के दिल पे कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल कमला देवी का, तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। कमला देवी ने उसे बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी कमला देवी जी का स्वागत किया, क्योंकि कमला देवी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फ़ायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वह कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीतता गया। माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल दिया। धीरे धीरे वह और भी उपेक्षित होती गई। पहले तो सब हाल चाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि अमिता को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुएं में अब कमला जी को लेकर झगड़े होने लगे कि वह हर चीज़ का तो बंटवारा हो गया, लेकिन कमला जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक दिन कमला जी किशोर बाबू के तस्वीर को लेकर देख कर कहती है, मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए? न जाने कितने घाव मिलने अभी बाकी है। जिन बच्चों को ना मैंने कोख में पाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, आज वही मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने यह तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था एक महीना अमिता को, दूसरे महीने काजल संभालेगी। अभी तक वह अमिता के पास रह रही थी, तो अब काजल के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी कमला देवी अपनी अपेक्षा को मन से समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती थी, कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक दिन कमला देवी दरवाज़ा की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाज़ा की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सामने से ममता आई और माँ की हालत देखकर अपने आंसू को रोक न सकी और बोली, माँ, कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती हैं मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। कमला देवी अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसीलिए बेटी के साथ नहीं गई। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठती, कुछ खाने पीने के लिए उन्हें देती और फिर वापस अपने घर चली जाती।
एक दिन वह घर के अंदर से खाने की खुशबू अच्छी आ रही थी। कमला देवी उम्मीद लगा बैठी थी। तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, चुपचाप रहिएगा, दरवाज़ा तक मत आइएगा। इतना कहकर वह जाने लगी। कमला जी ने देखा थाली में रोटी तो है लेकिन पानी तो बहू ने दिया ही नहीं। जब तक वह कुछ कहती, काजल ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद कमला देवी रसोई की खिड़की से पास जाकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाने लगी। जैसे ही काजल की नज़र उस पर पड़ी, वह गुस्से से बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए। उन्होंने लोटा दिखाया तो वह बोली, थोड़ी देर पानी पिए बिना नहीं रहेगी तो मर नहीं जाएगी। फिर उसने खिड़की से ही एक मग से उस लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है, बुरा वक्त भी कट जाता है, लेकिन कमला देवी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक दिन कमला देवी को भूख लग रही थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती थी। फिर अपनी लाठी टेकती किसी तरह कोठरी से निकलकर बाहर आई। बहू, सूरज सर पर चढ़ गया है, कुछ खाने को दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। कमला देवी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, बेटा दीपक, आज तुम मेरे लिए खाना लाए हो, पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो। बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टी लग गई, मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता, पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कमला देवी करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोगों चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा। क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ जाओगे। तभी काजल बोली, माँ जी, अभी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। लीजिए 4 रोटी और दाल सब्जी, जल्दी खा लीजिए, कल की दाल है, कहीं ख़राब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएंगी, हमारी पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी कमला देवी तक तुक बस निहारती रही। उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उन्होंने दाल मुंह में डाली, खट्टी हो चुकी थी, फिर भी बेचारी ने किसी तरह से उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचा कर रखा था कि रात में कम से कम पानी में डुबो कर ही खा लेंगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती ही नहीं। अगले दिन वह बहुत देर तक पायल का इंतज़ार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही थी कि एक बार वह सोची कि खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कि कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज़ न कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंखें लग गई। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कमला देवी ने देखा कि पंकज आया है। वह बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पत्ती की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे ने इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि माँ का हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी टेकती हुई चली बनी। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि जिस कमरे में वह आज तक रहती थी, वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे पर ले गया, एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बक्से में क्या रखी हो।
जब भी आती हो लेकर आती हो और जब भी जाती हो लेकर जाती हो। कमला देवी ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर सोचा चलो यहाँ खाने को तो मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर से वही सवाल किया। कमला देवी उस बक्से को अपने पीछे से करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। पंकज जिज्ञासा भरी नज़र से उस बक्से को देखते हुए वहाँ से अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। अमिता रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर कमला जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोच रही थी, महीनों बाद सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे भात बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे किया और बोली, माँ जी, उस बक्से में क्या है? कमला देवी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अमिता बोली, हाँ हाँ माँ जी, यह खाना आपके लिए ही है तो लाई हूँ। आपका बेटा कह गया, माँ जी को अच्छा खिलाओ और दोपहर में दाल रोटी चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाओ। जैसे तैसे बहू व्यंजन बता रही थी। कमला जी के मुंह में पानी टपक रहा था। तो बताई ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? कमला देवी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते बोली, कुछ नहीं बहू, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। अमित तिरछी नज़रों से उनको देखते हुए अंदर गई। वह पत्नी से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए कोई पुराना पुस्तूल हार छुपा कर रखी होगी। मैं कहती हूँ ना, देवर जी भी अभी यहाँ नहीं है। उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे।